Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस पीस एक्टिविटीज़। अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है वह शांति के लिए क्या क्या गतिविधियां किया, क्या क्या काम करते हैं वो, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पीस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड गोल्स ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए शांति ये एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसा उद्देश्य है जो कि दुनिया के हर एक राष्ट्र चाहते हैं। विदाउट पीस it is very difficult to achieve other goals like economic and social progress. अगर देश में शांति नहीं रहेगी तो यह बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि उस देश में आर्थिक और सामाजिक विकास हो। Peace became all the more essential as the war became very destructive and bloody due to development of dangerous weapons in the 20th century. अब देखिए शांति जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गई क्योंकि जो युद्ध हैं वो बहुत ही हानिकारक हो गए, बहुत ही खतरनाक हो गए। बहुत सारे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा 20वीं सदी में। मोरोवर अ नंबर ऑफ कंट्रीज एंड देयर पीपल आर एक्सपीरियंसिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वॉर्स। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं और वहाँ पे रहने वाली जो जनता है, जो लोग हैं, उनको बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है युद्ध की वजह से। Hence, the leaders of the world joined hands to prevent war and to manage the peaceful relations among the nation. इसलिए जो दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं वो सब एक साथ हो गए ताकि वो युद्ध को रोक सके और जो अलग अलग राष्ट्र हैं, जो देश हैं, उनके बीच वह एक शांति का रिश्ता बना सके। That is the reason why the United Nation was created at the end of Second World War. यह कारण है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसको बनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। The United Nations was created to work for peace in all parts of the world. संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन को इसलिए बनाया गया ताकि वह दुनिया के हर एक हिस्से में शांति के लिए काम कर सकें। In fact, peace is its topmost aim. वास्तव में शांति जो है वह उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उद्देश्य है। किसका? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का। United Nations is today's the most important organization dedicated to world's peace. यूनाइटेड नेशन जो है वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो कि पूरे दुनिया में शांति के लिए काम करता है। Many organ of the United Nations work for peace. यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो कि शांति के लिए काम करते हैं। कहाँ पर शांति? पूरे विश्व में शांति। The efforts of the Security Council, the General Assembly and the Secretary General are notable. अब देखिए जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, फिर जनरल असेंबली और जो सेक्रेटरी जनरल है, ये जो प्रयास करते हैं ये ध्यान देने वाले हैं। There have been more than 300 wars after the Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग 300 से ज़्यादा युद्ध हो चुके हैं। But to the credit of the United Nations, Third World War has not occurred. लेकिन संयुक्त राष्ट्र के वजह से अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। अब देखिए हर एक चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट के सारे वीडियो पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, आप क्या क्या सीखेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट वेज इन विच यूनाइटेड नेशन स्ट्राइव्स फॉर इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। आप देख पाएंगे कि क्या क्या तरीके हैं जिससे संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाता है। Recall the efforts of the United Nations to mediate between countries so that their problems are peacefully settled. आप ये देख पाएंगे कि जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र, वो किस तरह से देशों के बीच में एक मध्यस्थ की तरह काम करता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में समस्या आती है और ये जो समस्या है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाता है। Identify the impact of Cold War in the functioning of the United Nations in regard to peace and security.
आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से जब शीत युद्ध हो रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के कार्य में, शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में। रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ पीस कीपिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आप ये समझ पाएंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो जो काम करता है शांति के लिए, उसका महत्व क्या है। एक्सप्लेन द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज पनिशमेंट अगेंस्ट पीस वायलेटिंग कंट्रीज। आप ये देख पाएंगे कि यूनाइटेड नेशन किस तरह से उन सब देशों का मदद करने से रोक दिया, उनको पनिशमेंट दिया जो कि शांति का उल्लंघन कर रहे थे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसआर्मामेंट एफर्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र ने कार्य किया ताकि दुनिया से अलग अलग जगह से जो हथियार हैं, जो सैनिक हैं, उनको हटा लिया जाए। तो इसका महत्व क्या है आप ये भी देखेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 31.1 मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब देखिए बहुत सारे गतिविधियां हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो यूनाइटेड नेशंस करता है। द यूनाइटेड नेशंस रोल टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस हैड मेनी साइड्स टू इट। अब देखिए यूनाइटेड नेशन का जो कार्य है ताकि पूरे दुनिया में शांति बनी रहे, इसके बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारा इसका काम होता है। इट्स ऑर्गन्स वर्क्स टू प्रिवेंट वॉर्स फ्रॉम हैपनिंग। इसके जो अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो इस दुनिया में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कहीं पे युद्ध ना हो। दिस इज डन बाय एडवाइजिंग एंड एनकरेजिंग कंट्रीज टू मेंटेन फ्रेंडलीएस्ट रिलेशंस विदाउट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर्स अफेयर्स एंड टू सेटल डिफरेंसेस विदाउट यूजिंग फोर्स। अब ये कैसे किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र देशों को यह सलाह देता है, उनको प्रोत्साहित करता है कि वह दोस्ती का संबंध बनाए रखे, अच्छा संबंध बनाए रखे आपस में, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। और अगर कोई मतभेद है तो उसको बिना फोर्स के, बिना अपने सैनिकों के, अपने समस्याओं को वो हल कर ले। फॉर दिस पर्पस यूनाइटेड नेशंस हैज पास्ड सेवरल डिक्लेरेशंस एंड रिजोल्यूशन। अब इस कार्य के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत सारी घोषणाएं किया, डिक्लेरेशंस लाया, रेजोल्यूशंस लाया। दे आर नॉट ऑफ कोर्स बाइंडिंग ऑन मेंबर कंट्रीज, येट दे हैव मॉरल वेट। आप देखिए ये जो डिक्लेरेशंस है, रेजोल्यूशंस है, इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो स्टूडेंट वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए चैनल के, और वहाँ पे लाइन से सारे वीडियोस को देखें। अभी तक ये हम लोग चैप्टर 31 में है, अगर टॉपिक वाइज मैं बात करूँ तो लगभग 150 के आसपास, 120 से ज़्यादा वीडियोज़ आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट या ये वीडियो डायरेक्ट पढ़ रहे हैं या उनको नहीं पता कैसे प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आप उसमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में, हाइक में या टेलीग्राम में आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए कि यूनाइटेड नेशंस जो भी घोषणा करते, जो भी रिजोल्यूशंस लाते, वो किसी भी सदस्य देश के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसका नैतिक वजन रहता था। जो भी यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं वह ज़्यादातर लोग मान लेते हैं, ज़्यादातर देश मान लेते हैं। हाउएवर रिग्रेटिवली कंट्री वेंट्स टू वॉर। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ जो युद्ध किए। On such occasions, the United Nations worked hard to stop such wars as quickly as possible. अब ये सब जब परिस्थितियाँ आई युद्ध की, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र बहुत कोशिश किया, बहुत काम किया ताकि जल्द से जल्द उस युद्ध को खत्म किया जा सके, रोका जा सके। For example, when India and Pakistan fought a war over Jammu and Kashmir in 1947, United Nations successfully persuaded both countries to stop that war. उदाहरण के लिए जब भारत और पाकिस्तान युद्ध कर रहे थे जम्मू और कश्मीर के मामले में 1947 में, तब संयुक्त राष्ट्र क्या किया, दोनों कंट्री को समझा पाया कि आप युद्ध को बंद करिए, रोकिए। On the other hand, United Nations activities recognize needs to strengthen condition of peace through control or elimination of dangerous weapon. इसके साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र है वो इस बारे में भी काम किया कि जो शांति का जो माहौल है उसको और अच्छा बनाया जाए।
ऐसी परिस्थिति बनाई जाए जहाँ पे शांति रहे और जो हथियार है या तो उनको नियंत्रण में रखा जाए या तो उनको खत्म कर दिया जाए. There are four main aspects of the United Nations activities which have made our world somewhat peaceful. अब देखिए चार मुख्य फोर मेन एस्पेक्ट्स ये हैं संयुक्त राष्ट्र के. अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एस्पेक्ट. एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पहलू. तो चार मुख्य पहलू हैं संयुक्त राष्ट्र के जो वो कार्य किया जिससे हमारा जो दुनिया है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे शांति बनी है. क्या क्या है? दे आर मीडिएशन एक्टिविटीज टू हेल्प कंट्रीज टू रीच एन अग्रीमेंट विदाउट यूजिंग आर्म फोर्स. अब देखिए मीडिएशन मतलब मध्यस्थता का काम किया. जब भी किसी देश में कोई समस्या पैदा हुई तो यूनाइटेड नेशन एक मध्यस्थ की तरह काम किया, मीडिएटर की तरह काम किया ताकि बिना सैनिक का इस्तेमाल किए हुए उनका जो समस्या है वो ठीक हो जाए. पीस कीपिंग एक्टिविटीज टू कीप वॉरिंग नेशंस अपार्ट एंड रीस्टोर पीस विदाउट फायरिंग अ शॉट. अब देखिए शांति बनाए रखने का भी गतिविधियां हुई. ठीक है, इससे क्या हुआ? जो राष्ट्र युद्ध करना चाहते हैं उनको अलग अलग किया गया. ठीक है, और शांति को बिना बंदूक चलाए, बिना कुछ अहिंसा किए, माफ कीजिएगा, बिना हिंसा किए शांति बनाए रखना. परमिटिंग सम मेंबर कंट्रीज टू फोर्सिबली इंटरवेन इन अ ट्रबल्ड एरिया एंड रीस्टोर पीस इन एन एरिया. आप देखिए जो सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के, उन सब देशों को ये अनुमति देना कि आप जाइए और जहाँ पर थोड़ा असुविधा हो रहा है, जहाँ पर समस्या गंभीर है, आप वहाँ पर दखल दीजिए और उस क्षेत्र में शांति बनाइए. डिसआर्मामेंट एक्टिविटीज एम्ड एट रिड्यूसिंग और टोटली प्रोहिबिटिंग टूल्स ऑफ वॉर लाइक लैंड माइन्स, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा. अब देखिए डिसआर्मामेंट मतलब हथियारों को हटा लेना या अपने सैनिक को हटा लेना. ये काम किया गया ताकि जो लैंड माइन्स है, जो केमिकल वेपन्स हैं, इनको कम कर दिया जाए या तो इनको पूरी तरह से वर्जित कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इनका इस्तेमाल मना हो जाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न मोर अबाउट ईच ऑफ दीज फोर पीस एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन. अब देखिए ये जो यहाँ पे हम लोग चार पढ़े, 1 2 3 4, अब इनके बारे में विस्तार में पढ़ना जरूरी है. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 31.2 मीडिएशन एक्टिविटीज से. द यूनाइटेड नेशन हैज प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन डजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, समटाइम्स सक्सेसफुली एंड एट अदर टाइम्स नॉट सो सक्सेसफुली. अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आई, ऐसे झमेले हुए, मुद्दे हुए जिसमें वह एक मध्यस्थ की तरह काम किया. कभी बहुत बार वह कामयाब हुआ और बहुत बार वह कामयाब नहीं भी हुआ. Mediation is an activity undertaken by a country or an organization or individual to help resolve a problem. अब देखिए मध्यस्थता, इसमें क्या होता है कि ये कोई एक देश करता है या कोई संस्था करता है या कोई व्यक्ति करता है ताकि समस्या को सुलझाया जा सके. The mediator is not directly connected to the dispute or problem. अब देखिए जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थ है, वो समस्या से, जो विवाद है उससे सीधे रूप में उसका कोई संबंध नहीं होता है. द मीडिएटर हैज़ टू बी फ्रेंडली एंड इम्पार्शियल विद द क्वारलिंग कंट्रीज. आप देखिए जो मध्यस्थ है उसका जो व्यवहार है वो एक फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए और वो किसी भी एक देश के पक्ष में नहीं होना चाहिए जो आपस में लड़ रहे हैं. द मीडिएशन स्टार्ट्स ओनली व्हेन पार्टीज टू द प्रॉब्लम अग्री. आप देखिए मीडिएशन जो है, मध्यस्थता, ये तभी होता है जब जो देश में समस्या है, जिन देशों के बीच में विवाद है, वो इस बात से सहमत हो कि उनको मध्यस्थ की ज़रूरत है. द मीडिएटर एम्स टू ब्रिंग पार्टीज फेस टू फेस फॉर टॉक्स और हेल्प देम इन आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ अग्रीमेंट. आप देखिए जो मीडिएटर है उसका काम क्या होता है कि जिन देशों में जो पार्टी है, जिनमें समस्या चल रहा है, जहाँ विवाद है, उनको आमने सामने लाया जाए ताकि वह बात कर सकें और वो देखे कि क्या क्या क्षेत्र है जहाँ पर वो लोग सहमत हो सकते हैं. इट इज़ अ painstaking and skilled job for which United Nation has gained much experience. अब देखिए ये जो काम है ये बहुत ही मेहनत का काम है, इसके लिए बहुत ही योग्यता का ज़रूरत है. और यूनाइटेड नेशन जो है उसको काफ़ी अनुभव है इसके ये काम करने के लिए.
The UN Security Council sent mediators in 1950s to solve the Kashmir problem amicably, but the efforts were not fruitful. अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो अपने मध्यस्थ को भेजे थे 1950 में, ताकि जो कश्मीर का जो समस्या है उसको ठीक किया जा सके, मित्रता से, दोस्ताने ढंग से ठीक किया जा सके, लेकिन जो प्रयास किया गया वो बहुत फायदेमंद नहीं हुआ. The Cuban Missile Crisis of 1962 is a good example where the Secretary General U. Thant's mediation helped to avoid direct military confrontation between the United States and the former Soviet Union. आप देखिए, जो क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस हुआ था 1962 में, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जब सेक्रेटरी जनरल यू थैंक्स जो है वो मध्यस्थता का काम किए थे ताकि सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और फॉर्मर सोवियत यूनियन के बीच में सैन्य युद्ध ना हो जाए. In 1987, United Nations successfully mediated to get an accord signed for the withdrawal of Soviet troops from Afghanistan. 1987 में जो संयुक्त राष्ट्र है वो कामयाबी से समझौता कर लिए थे ताकि जो सोवियत के लोग हैं वो अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा लें. Similar mediation was undertaken successfully on Cambodia problem in 1991. इसी तरह की मध्यस्थता हुई थी कंबोडिया के जो समस्या था उसमें 1991 में. There are nearly 24 UN mediators presently helping resolution of problems in Somalia, Cyprus and Western Sahara, etc. लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा, मतलब 24 से ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ आज मदद कर रहे हैं ताकि सोमालिया में, सिप्रस में और वेस्टर्न सहारा जैसे जगह पे जो समस्या है उसको ठीक किया जा सके. द यूनाइटेड नेशन also helped in fact finding an impartial investigation into border violation, use of banned weapons and other complaints. अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र है वो इस चीज़ में भी मदद किए ताकि ये खोजने में कि कहाँ पर सीमा का जो उल्लंघन किया जा रहा है, कहाँ पर जो हथियार का रोक लगा दिया गया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या दूसरे जो कंप्लेन है उसको भी संयुक्त राष्ट्र देखता है. With regards to Arab-Israel conflict, United Nations suggested in 1967 an outline for a new settlement that recognized the rights of both Israel and Palestine to live in secure boundaries. अब देखिए, जो अरब और इजरायली देश में जो समस्या, जो विवाद आया, उसको ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या सुझाव दिए 1967 में कि दोनों ही इजराइल के लोग और जो फलस्तीन है उनकी अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है, ताकि वो लोग एक सुरक्षित घेरे में रह सकें. एट टाइम्स द जुडिशियल ऑर्गन द वर्ल्ड कोर्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू पीस थ्रू इट्स जजमेंट ऑन कंप्लेंट्स ब्रॉट बिफोर इट बाई कंट्रीज. ऐसे भी कई वक्त हुए जब जो न्यायिक संस्था है, जो न्याय अंग है, वर्ल्ड कोर्ट, विश्व कोर्ट जो है वो भी अपना काम किया, वो भी अपना योगदान दिया ताकि पूरे दुनिया में शांति बनाई जा सके. जब वो अपने निर्णय दिए उन सब कंप्लेंट्स के खिलाफ जो कि उसके सदस्य जो देश थे उनके द्वारा लाया गया था. फॉर एग्जाम्पल, इन 2003 द कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट इजराइल्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एज इलीगल एंड प्रोवोकेटिव. उदाहरण के लिए 2003 में जो कोर्ट है, वर्ल्ड कोर्ट, वो क्या किए, जो इजराइल के लोग जो दीवार बना रहे थे पैलेस्टीनियन क्षेत्र में, ठीक है, उसको बोले कि ये गैर कानूनी है, ठीक है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी और के ज़मीन पे, किसी और के क्षेत्र में आप अपना दीवार खड़ा कर सके, ठीक है. अब देखिए, इलीगल मतलब गैर कानूनी, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उत्तेजक करना, गुस्ताखी करना, उस्काने वाला. द जनरल असेंबली लेटर कॉल्ड अपॉन इजराइल टू अडहेयर द कोर्ट्स ओपिनियन. आप देखिए, जो जनरल असेंबली है वो बाद में इजराइल को बुलाए ताकि कोर्ट का जो ओपिनियन है वह उसको सुन सके और माने. 31.3 बाइंडिंग सैंक्शंस.
The United Nations have always preferred to try first non-binding persuasive methods to keep peace among nations. अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि वह कुछ ऐसा तरीका अपनाए ताकि बिना किसी को बंधक बनाए या बिना किसी के ऊपर दबाव किए हुए पूरे देश में, राष्ट्र में शांति बरकरार रहे. It does not mean that United Nations cannot do or has not done anything in case countries ignore the advice of the United Nations and become a threat to world peace. इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र ये कर नहीं सकता या रोक लगाया नहीं है. अगर कोई भी देश ऐसा कुछ काम करता है जो कि पूरे दुनिया के शांति के खिलाफ है या वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के सुझाव को अनदेखा करता है तो यूनाइटेड नेशंस उस पर रोक लगा सकता है. As you have already learnt in lesson 30, the Security Council has the power to impose sanctions against a threatening country or government so that peace is restored without the need for armed or military actions. जैसा कि अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं तो आप आगे के वीडियो में पढ़े होंगे कि जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, उसके पास यह ताकत है कि वो प्रतिबंध लगा सकता है. सैंक्शंस का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना, ठीक है, ताकि उन देशों पे ये प्रतिबंध लगाता है जिससे खतरा महसूस होता है या उस सरकार पे प्रतिबंध लगाता है जिससे पूरे विश्व पर खतरा महसूस होता है, ताकि बिना सैन्य मदद के वहां पर शांति बनाई जा सके. These non-military sanctions, when decided by the Security Councils, are to be compulsorily implemented by all members countries of the United Nations. अब देखिए, ये जो non-military मतलब बिना सैन्य का इस्तेमाल किए हुए जो प्रतिबंध लगाया जाता है, ये जब निर्णय लिया गया सुरक्षा परिषद से तो इसको बाध्य कर दिया गया कि जितने भी सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के, उनको ये चीज मानना ही पड़ेगा. Sanctions are strong steps taken to isolate or punish a country that becomes a menace to peace. अब देखिए, प्रतिबंध, sanctions, ये क्या है? ये बहुत ही कड़ा कदम उठाया जाता है ताकि वो देश जो कि शांति के लिए एक खतरा पैदा होता है, menace का मतलब होता है खतरा, ठीक है, उसको अलग किया जा सके, उसको दंड दिया जाए. Sanctions do not mean use of military force. Sanction, प्रतिबंध का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने सेना का इस्तेमाल करेंगे. Security Council's non-military sanctions could mean cutting off of diplomatic relations between the targeted country and the rest of the world, curbing sales of arms and ammunition, banning imports and exports to any and all items like oil, medicine, etc., and freezing of bank deposits in foreign countries. अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग सैंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रतिबंध लगेगा वो क्या लगेगा? जो कूटनीतिक संबंध है, ठीक है, जो देश गलती कर रहा है, जो इसको अलग किया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है, ठीक है, उस पर कूटनीतिक जो संबंध है वो हटा लिया जाएगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन उसे हटा लिया जाएगा. वहां पर जो आर्म्स एम्यूनेशन, जो हथियार का सेल है, उसको खत्म किया जाएगा. फिर वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो जो देश है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा है वो किसी भी देश के साथ ना तो वहां से कुछ मंगा पाएगा ना कुछ अपना वहां पे बेच पाएगा, ठीक है, जैसे ऑयल हुआ, मेडिसिन हुआ. फिर फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में जो उनका बैंक डिपॉजिट्स है, जो पैसा है, वो भी फ्रीज कर दिया जाएगा. These steps are aimed to ensure that the target country stops its objectionable activity. अब ये कदम क्यों उठाए गए? ताकि जो देश जिसको टारगेट किया गया है कि हाँ आप गलत काम कर रहे हैं, वो अपना गलत काम को रोके और पूरे दुनिया में शांति बनी रहे. United Nations has imposed the binding non-military sanction some 25 times so far. अभी तक लगभग 25 बार जो संयुक्त राष्ट्र है वह नॉन मिलिट्री सैंक्शंस, प्रतिबंध लगाया है. One of the first case of such sanctions occurred against South Africa. अब देखिए,
इन सभी मामलों में एक जो मामला था सबसे पहला, वो प्रतिबंध किसके ऊपर लगाया गया था? साउथ अफ्रीका के ऊपर। साउथ अफ्रीका रिफ्यूज टू अबाइड बाय द रिपीटेड एडवाइस ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी to end its policy of racial discrimination against the blacks, the Indians and colored people residing in that country. अब देखिए, साउथ अफ्रीका बार बार इस बात की अनदेखा कर रहा था, इस बात को मना कर रहा था, वो नहीं मान रहा था जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो उनसे ये कह रहे थे कि आपका जो नीति है कि आप रंग के आधार पर जो भेदभाव करते हैं काले लोगों के संग, भारतीयों के संग, ठीक है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, रंग के आधार पर भेदभाव, ये आपको बंद करना है। लेकिन साउथ अफ्रीका इस बात को नहीं मान रहा था। A compulsory ban on supply of weapons was imposed in 1977 to compel South Africa to end its policy of racial discrimination. अब देखिए, कंपल्सरी बैन कर दिया गया कि अब यहाँ पर किसी भी तरह का जो हथियार है उसका सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कब? 1977 में, ताकि साउथ अफ्रीका अपना जो नीति है रंग के आधार पर भेदभाव का उसको खत्म करे। अदर मेथड्स लाइक बैनिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वर ऑल्सो यूज्ड। दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किए गए, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल थे उनसे भी उनको रोक लगा दिया गया। साउथ अफ्रीका फाइनली हैड टू बो टू द विशेस ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट एंडेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थाइड इन 1994। तो 1994 में साउथ अफ्रीका अंत में मान गया और जो उसका रंग के आधार पर जो भेदभाव था उसको वो खत्म कर दिया। In one of the remarkable instances, United Nations imposed wide-ranging sanctions against Iraq, which attacked and occupied neighboring Kuwait in 1990. 1990 में संयुक्त राष्ट्र बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया इराक के ऊपर, जो कि कुवैत के ऊपर, अपने पड़ोसी देश कुवैत के ऊपर आक्रमण किया और वहां पर उस क्षेत्र को हथिया लिया, उस पर कब्जा कर लिया। सेल एंड परचेज ऑफ ऑयल वॉज प्रोहिबिटेड, फूड एंड अदर एसेंशियल नीड्स वर डिनाइड, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स वर कट एंड अकाउंट्स इन फॉरेन बैंक्स वर सील्ड। अब देखिए क्या हुआ इराक के लोगों के साथ। तेल का खरीद बिक्री बंद कर दिया गया, उस पर रोक लग गया। खाना और भी जो दूसरी ज़रूरतें की चीज़ हैं उनको देने से मना कर दिए यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन लिंक है, जो ट्रांसपोर्ट लिंक है, उसको काट दिया गया। फिर फॉरेन बैंक्स में, जो विदेशी बैंक में जो बैंक अकाउंट से जो पैसा है उसको भी सील कर दिया गया, रोक दिया गया वहीं पे। These actions had a major impact on Iraq and its people for a very long time. अब यह जो प्रतिबंध लगा, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इराक के ऊपर और उसके लोगों के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक। Similarly, United Nations launched sanctions against many terrorist organizations to deny them any funding. साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो होते हैं और उनको फंडिंग, उनको पैसे देने से मना कर दिए। This step was taken after the terrorist attack against the United States of America on September 11, 2001. अब ये कदम कब उठाया गया? जब अमेरिका के ऊपर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था। Let us, however, remember that United Nations sanctions against wrongdoers have not achieved the desired results always. लेकिन हम लोग को ये भी समझना होगा कि जो प्रतिबंध लगाया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन लोगों के ऊपर जो गलत कर रहे थे, ये हमेशा मनचाहा नतीजा इसका नहीं मिला। It seems terrorists continues to get funds secretly in spite of sanctions. ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जो आतंकवादी हैं उनको आज भी पैसे मिल रहे हैं गुप्त रूप से, हालांकि उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। 31.4 Authorization of military action. The goal of world peace is so important for the United Nations that the founders did not hesitate to empower this organization to use military force to stop and reverse invasions by one country against any other country. अब देखिए,
संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य है कि पूरे दुनिया में शांति बनी रहे, ये उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो लोग संयुक्त राष्ट्र को बनाए थे, ठीक है, वो लोग इस बात से नहीं रुकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं करते हैं, ताकि वो संस्थाओं को ये शक्ति दे सके कि आप जाइए और उस देश में सेना भेजिए जहां पर कोई और देश आके आक्रमण किया है और उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई देश है ए, इसके ऊपर अगर बी हमला कर दिया, ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन है वो मिलिट्री भेज सकता है ए के पास ताकि वह बी से लड़े और ए को फिर से शांति माहौल मिले, वहां पे जो परिस्थिति है वो ठीक से रहे। फॉर दिस पर्पस यूनाइटेड नेशंस वाज टू बी इक्विप्ड विद अ स्टैंडिंग आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ ट्रूप्स कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर कंट्रीज। अब इस कार्य के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है उसके पास क्या होना चाहिए? एक खुद का सेना होना चाहिए जिसमें बहुत सारे सैनिक होंगे, और ये कौन देगा? जो उसके सदस्य देश हैं वो इसमें योगदान देंगे। दिस आर्मी डिजाइन्ड टू फाइट अग्रेसर कंट्रीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स सेक्रेटरी जनरल कुड नॉट बिकम अ रियलिटी। अब ये जो सेना बनाने की बात थी, ठीक है, ये जो सेना होगी जो कि उस देश के से लड़ेगी, जो कि आक्रमण करेगा, किसके नियंत्रण में? संयुक्त राष्ट्र के और उसके सेक्रेटरी जनरल में। ये कभी वास्तविकता में नहीं हुआ। द स्ट्रॉन्ग कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन द सोवियत यूनियन हैड सीरियस डिसएग्रीमेंट्स ऑन द मैटर। अब जो ताकतवर देश थे जैसे कि अमेरिका, फिर जो सोवियत यूनियन, उनका इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा वो लोग डिसएग्रीमेंट दिखाए, वो लोग इस बात से अग्री नहीं थे। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वो लोग इस पर असहमति था उनका। Hence, even after more than 5 decades of its existence, the United Nations does not have its own military force to take military action against any aggressor country. इसलिए आज 50 साल से ज़्यादा हो गया, 50 से क्या, अभी हम लोग 2019 में हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गया साल, ठीक है, 2019 में हम लोग हैं और 1945 में बना था, लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गया। और आज भी जो संयुक्त राष्ट्र है उसका अपना सैन्य बल नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस यूनाइटेड नेशंस कुड नॉट टेक मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट इन्वेडिंग कंट्रीज इंडिपेंडेंटली और ऑटोमेटिकली। अब ये जो लिमिटेशंस है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के पास, कि उसके पास अपना सेना नहीं है, ये जो उसके पास परेशानी है, तो इसलिए क्या होता है कि जो देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, उनके खिलाफ वह खुले रूप से एक्शन नहीं ले सकता है। Moreover, due to the Cold War between the United States and the former Soviet Union, the members of the United Nations could not reach to an agreement on identifying the aggressor. साथ ही साथ देखिए, अमेरिका और फॉर्मर सोवियत यूनियन, इनके बीच में शीत युद्ध हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, तो जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे वो इस बात पर समझौता कर ही नहीं पाए, इस बात पर सहमत हो ही नहीं पाए कि कौन अग्रेसर था, मतलब कौन पहल किया था इस युद्ध का। Often the two Cold Wars rivals, which are permanent members of the Secondary Council, supported the parties to the dispute and prevented action against their allies with the help of the veto power. बहुत बार ऐसा हुआ कि जब ये दोनों राइवल्स, दो दुश्मन हैं, अमेरिका और फॉर्मर सोवियत यूनियन रशिया, ठीक है, ये लोग क्या है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो ये उन सब पार्टीज का, ठीक है, जहाँ पर मतभेद है उनका साथ दिए, ठीक है, और जो इनके सदस्य थे, ठीक है, उनके खिलाफ कुछ काम ना हो पाए, जो गलती कर रहा है उसको भी छूट मिल जाता था, क्योंकि जो परमानेंट सदस्य है उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है इसके बारे में आगे आपको पढ़ा चुके हैं। वीटो पावर में 5 देश हैं, ठीक है, और उन 5 देशों के पास ये अधिकार है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स है उनके पास।
Thus the Security Council remained deadlocked most of the time during the Cold War. इसलिए जब शीत युद्ध हो रहा था, कोल्ड वॉर हो रहा था, तो जो सुरक्षा परिषद है वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा था. And yet the Union authorized or permitted one or groups of members countries to take military action on its behalf. और फिर जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, उसके पास ये अधिकार था, उसको यह अनुमति थी कि एक या उसके बहुत सारे जो सदस्य देश हैं वो समूह बना के क्या कर सकें, सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकें उसके लिए. दो लेस देन सेटिस्फैक्ट्री, दिस वॉज a practical option exercised on occasions such as कोरिया in 1950. लेकिन उतना तो इसमें संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है, और ये कोई एक प्रैक्टिकल ऑप्शन के रूप में आया जब कोरिया में मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया 1950 में. यूनाइटेड नेशन ऑथराइज्ड military actions happened in 1950 after North Korea armed forces crossed over to South Korea and refused to go back. संयुक्त राष्ट्र ये अनुमति दिया कि अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा 1950 में, जब नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक थे वो साउथ कोरिया के क्षेत्र में आ गए थे और पीछे हटने से मना कर दिए थे. The United States was willing and prepared to get militarily involved along with its allies to defend South Korea for its own reason. अब देखिए, अपने कारणों की वजह से अमेरिका जो है वह तैयार था कि वह अपने सेना का इस्तेमाल करेगा और अपने साथी देशों के साथ वो साउथ कोरिया का मदद करेगा. The United Nations simply endorsed the American intention and authorized a military action to push back North Korea from the territory of South Korea. अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र क्या किए, वो अनुमति दे दिए अमेरिका को, ठीक है, कि आप अपने सेना का मदद लें और नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंकें. The United States, using the UN flag, somehow succeeded in restoring South Korea's freedom from North Korean invasion. अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के झंडे के साथ कुछ हद तक वह कामयाब हुआ कि जो साउथ कोरिया को आज़ादी मिले नॉर्थ कोरिया के दखल से, वो जो हमला किए थे उनसे. अब देखिए, यहाँ एक वर्ड है इन्वेजन, इसका मतलब आक्रमण करना, हमला करना. Nearly 40 years later, United Nations got another opportunity to give similar authorization to the United States and its allies to use military force to push Iraqi army out of Kuwait. लगभग 40 साल बाद संयुक्त राष्ट्र को एक और मौका मिला जब वो इस तरह का अनुमति दे सके, अधिकार दे सके अमेरिका को और उसके संबंधित और उसके जो साथ देश थे उनको, ताकि वह सेना का मदद ले सके, ताकि कुवैत से इराकी आर्मी को, इराक की सेना को हटाया जा सके. Thus followed the first Gulf War in 1991. और फिर 1991 में गल्फ वॉर में भी ऐसा हुआ. It ended with the defeat of Iraq. ये कैसे हुआ? इराक इसमें हार गया. It is important to remember that the US-led Gulf War was the first major war in the new era after the Cold War ended. अब यह चीज़ भी ध्यान देने लायक है कि यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा जो गल्फ वॉर हुआ वो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण वॉर हुआ, बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ एक नए युग में, शीत युद्ध के बाद. The end of the US-Soviet Cold War was widely expected to help positively the United Nations activities for peace. अब देखिए, अमेरिका और रशिया, यूएस सोवियत, इनका जो कोल्ड वॉर था ये जो खत्म हुआ, इसके वजह से जो संयुक्त राष्ट्र का जो कार्य था, जो गतिविधि था शांति का, इस पर सकारात्मक रूप मिला. Unfortunately, those activities came completely under the shadow of the United States. दुर्भाग्यपूर्ण ये जो गतिविधियां हैं ये पूरे अमेरिका के अंतर्गत आ गए. United Nations could not act ignoring the preferences and prejudice of the US, which became militarily the strongest country after the Cold War. अब जो संयुक्त राष्ट्र है वो अमेरिका का क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहता है, उस
की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका जो है वो शीत युद्ध कोल्ड वॉर के बाद इस दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य देश बन गया। इन द मिड्स ऑफ न्यू थ्रेट्स टू पीस लाइक सिविल और एथनिक वॉर्स इन लिबिया, सोमालिया, फॉर्मर यूगोस्लाविया, यूनाइटेड नेशंस टर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स और इट्स एलीज टू सेंड ट्रूप्स। अब देखिए, फिर जब नए नए खतरे पैदा होने लगे शांति के लिए, जब नागरिक फिर जो जातीय युद्ध होने लगे लिबिया में, सोमालिया, फॉर्मर यूगोस्लाविया में, तब संयुक्त राष्ट्र किसके तरफ गया? अमेरिका के पास गया और उसके सहायक जो देश हैं उनके पास गया, ठीक है, सहयोगी दल, कि वो अपने सेना को यहाँ पर भेजे और परिस्थिति को ठीक करे। On 10 occasions, UN authorized use of force after the first Gulf War. पहला गल्फ वॉर के बाद 10 बार ऐसे परिस्थिति आई जब संयुक्त राष्ट्र ये अनुमति दिया कि आप सेना का इस्तेमाल करें। यूनाइटेड स्टेट्स वर परमिटेड टू लीड मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्सेस इन सोमालिया 1992, बॉस्निया 1993, हाइती 1994 एंड लिबिया 2003। अमेरिका को यह अनुमति दिया गया कि वो अपने जो उनका मिलिट्री फोर्स है, मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्स, उसका इस्तेमाल करे सोमालिया में 1992 में, बॉस्निया में 1993 में, हाइती में 1994 में और लिबिया में 2003 में। Besides, Australia and France also got UN permission to send forces to restore order in East Timor and Rwanda respectively. इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को भी संयुक्त राष्ट्र से ये अनुमति मिली कि वह अपने सेना को भेजे ताकि ईस्ट तिमोर और रवांडा में परिस्थिति को ठीक किया जाए। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया को कहाँ भेजा गया था? ईस्ट तिमोर में, और फ्रांस को रवांडा में, ठीक है। Nevertheless, many questions have come up about the wisdom of such military activities. अब देखिए, बहुत सारे सवाल उठे थे कि ये जो सेना का मदद लिया जा रहा है इसका क्या जरूरत है, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है। Indeed, the fair name of the United Nations has been affected. अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का जो नाम था वह इसके वजह से उस पर प्रभाव पड़ा। Therefore, United Nation is more cautious to allow military actions under its name. इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है अगर उसको कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि अपने नाम पर मिलिट्री भेजा जाए, क्योंकि उस समय जो भी सेना काम करेगी वह सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के ऊपर आएगी। The United Nations refused to grant US request for permission to wage another war against Iraq in 2003. अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है वो अमेरिका को अनुमति देने से मना कर दिया जब अमेरिका 2003 में इराक के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहता था। It is different matter that United States went ahead with his war plans without having the benefit of UN permission. अब ये अलग बात है कि अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र का बात नहीं माना और वो अपने युद्ध का जो उसका योजना था उस पर आगे बढ़ा, और जो यूनाइटेड नेशंस जो उसका जो परमिशन का चीज़ था, जो मुद्दा था, वो इस चीज़ को नहीं लिया। यूनाइटेड नेशन के मना करने के बाद भी वो 2003 में इराक के साथ युद्ध किया। 31.5 पीस कीपिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, शांतिपूर्ण चीज़ों के लिए, शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या गतिविधियां हुई। Compared to the military authorization, peacekeeping is a remarkable contribution to the United Nations towards world peace. अब देखिए, जो मिलिट्री, जो सेना का इस्तेमाल करने का जो अनुमति दिया जाता था, पीस कीपिंग, शांति बनाए रखने की जो बात है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इसमें योगदान रहा है संयुक्त राष्ट्र का, जिसके वजह से संयुक्त राष्ट्र के वजह से पूरे दुनिया में शांति बरकरार है। This important activity, in fact, was not anticipated when the United Nations was founded. लेकिन ये जो महत्वपूर्ण गतिविधि है, इसका आकलन नहीं किया गया था जब संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया था। However, UN tried with this technique right from its early years. हालांकि संयुक्त राष्ट्र जो है वो अपने शुरुआती दिनों से ही
इस प्रणाली का, इस टेक्निक का इस्तेमाल करता आया है। द फर्स्ट UN पीस कीपिंग एक्टिविटी स्टार्टेड इन 1948 when UN dispatched a small team of military observers to ensure peace after the first Arab-Israel war। अब देखिए, सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो पीस कीपिंग एक्टिविटी है, शांति बनाए रखने के लिए जो गतिविधि है, वो कब चालू हुई? 1948 में, जब एक छोटा सा टीम मिलिट्री ऑब्जर्वर का, मतलब सेना का, संयुक्त राष्ट्र भेजा था। कहाँ पर? अरब इजराइली वॉर, जो पहला अरब और इजरायली युद्ध हो रहा था वहाँ पर, उसके बाद, ताकि वहाँ पे शांति बनाई जा सके। सिंस देन there have been 60 peacekeeping operations dispatched by the United Nations to restore or maintain peace in countries located in 4 continents: Africa, Asia, Europe and South America। तब से 60 बार ऐसा हुआ, पीस कीपिंग ऑपरेशंस किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ताकि शांति बनाई जा सके, परिस्थिति को सामान्य किया जा सके अलग अलग देशों में, जो कि अलग अलग, जो हमारे 4 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं उनमें है। कॉन्टिनेंट्स का मतलब क्या होता है? महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका में। 2 such operations restored peace between India and पाकिस्तान। अब इनमें से 2 ऐसे भी ऑपरेशंस थे जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति को बनाए रखने के लिए किए गए। United Nations Military Observer Group in India and Pakistan, UNOGIP, was established in January 1949 after the major conflict between the 2 countries over Kashmir issue। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, UNOGIP, इसको लाया गया, इसकी स्थापना कब की गई? जनवरी 1949 में, जब कश्मीर का मुद्दा लेके भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया, बहुत सारे विवाद हो गए। द ऑब्जर्वर आर कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट टाइम। अब वो जो ऑब्जर्वर हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इंडिया पाकिस्तान Observation Mission UNIPOM was established in September 1965 after the war between India and Pakistan and continued until March 1966। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशन इंडियन पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन का स्थापना किया। कब? सितंबर 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध खत्म हो गया था, और ये मार्च 1966 तक चला। इन UN पीस कीपिंग एक्टिविटी देयर आर सम नोटेबल टर्निंग पॉइंट्स। अब संयुक्त राष्ट्र का जो शांति बनाए रखने की जो गतिविधि थी, जो काम था, उसमें कुछ ऐसे भी वक्त आए जब बहुत बदलाव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इन 1956 a 6,000 strong force called United Nation Emergency Force could arrange without firing a shot withdrawal of foreign troops from Egypt। उदाहरण के रूप में 1956 में 6,000 लोगों की एक मजबूत सैन्य ताकत, जिसको यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स कहा जाता है, वो बनाया गया, जो कि बिना एक गोली चलाए इजिप्ट से विदेशी जो सैनिक थे उनको हटा दिए। इन 1960 a much larger peacekeeping force ensured that a newly independent country remained secure and from foreign intervention and internal disintegration। 1960 में एक और बड़ा पीस कीपिंग फोर्स बनाया गया, शांति के लिए बनाया गया, जिसमें इस बात का ध्यान दिया गया कि जो नए देश जो आज़ाद हो रहे हैं वो विदेशी आक्रमण से बचे रहें और उस देश के अंदर लोग अलग ना हो, वो लोग सब एक साथ रहें। डिसइंटीग्रेशन मतलब अलग होना, इंटरवेंशन मतलब आक्रमण करना, दखल देना। इन 1993 an equally big operation took over administration of Cambodia and installed democratically elected government there। 1993 में एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन किया गया जहां पर कंबोडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको लिया गया, ठीक किया गया और यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप में चुनाव किए गए और सरकार लाई गई। The end of Cold War in 1990 witnessed rapid rise in the number of peacekeeping activities launched।
अब देखिए 1990 में जब शीत युद्ध कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद बहुत सारे शांति बनाए रखने के लिए गतिविधियां हुई पूरे देश में, पूरे दुनिया में. सम वेयर वेरी सक्सेसफुल वाइल अदर्स फेस डिफ़िकल्टीज. अब कुछ तो बहुत ही कामयाब हुए, लेकिन कुछ जो गतिविधियां थीं उनको बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ी. द एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड पीस कीपिंग ऑपरेशंस वर इन फॉर्मर यूगोस्लाविया, सोमालिया एंड रवांडा. अब देखिए जो शांति बनाए रखने के लिए काम की गई थी और वो ऑपरेशंस फेल हो गया, वो कहाँ पे था? फॉर्मर यूगोस्लाविया में, सोमालिया में, रवांडा में. यहाँ पे जो शांति बनाने के लिए प्रयास किया गया वो प्रयास विफल रहा. The overall worth of the UN peacekeeping was demonstrated when in 1988 this activity received Nobel Peace Prize. अब देखिए जो UN peacekeeping है, मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो शांति बनाए रखने की जो गतिविधि है, इसको अपना दर्जा 1988 में मिला जब इसके कार्य को नोबेल पीस प्राइज दिया गया. United Nations peacekeeping operations consist of impartial military and civilian personnel from different countries working under the UN command. अब देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है, जो शांति बनाए रखने के लिए काम किया जाता है, उसमें जो सेना में लोग रहते हैं, जो इसके सदस्य हैं, वो सब अलग अलग देश से हैं, ठीक है, और वो सब संयुक्त राष्ट्र के इशारे पर काम करते हैं. The main job is to non-violently stop the warring countries from fighting and help them observe the ceasefire agreement reached between them. अब देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है कि बिना हिंसा किए हुए आप जो देश युद्ध कर रहे हैं उनके युद्ध को रोकें, उनकी लड़ाई को रोकें और उनको मदद करें कि वो समझ पाएँ कि सीज फायर मतलब समझौता करवाएं कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे. दे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर फॉर द वॉरिंग नेशन कुड रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस. वो एक ऐसे माहौल को बनाते हैं जिससे जो देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं वो अपने विवादों को ठीक कर सकें. यूजुअली दे आर सेंट टू हेल्प कंट्रोल एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन hostile states and sometimes between hostile communities with a single state. आमतौर पर इनको भेजा जाता है ताकि उस देश में जहाँ जिनके बीच में शत्रुता है, मतलब दुश्मनी है, उनके समस्याओं को ये ठीक कर सकें, उन पर नियंत्रण कर सकें. और ऐसे भी हो सकता है कि एक ही देश में बहुत सारे अलग अलग समुदाय हैं जिनके बीच में युद्ध हो गया है या जिनके बीच में विवाद हो गया है, तो उनको भी ठीक करने के लिए यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लोग हैं वो आते हैं. द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस कैरी लाइट आर्म्स एंड आर अलाउड टू यूज मिनिमम फोर्स ओनली इफ दे आर अटैक्ड. आप देखिए जो संयुक्त राष्ट्र की जो सेना है, जो सैनिक हैं इसके, उनके पास बहुत ही हल्के हथियार होते हैं और उनको यह अनुमति रहती है कि वो अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके ऊपर हमला होता है तो. 31.8 Disarmament activities. It was thought that the production and the stockpiling of weapons of mass destruction would ensure peace by deterring the opponent. अब देखिए ये सोचा गया था कि अगर बहुत ज़्यादा हथियार बनाया जाए तो इससे क्या होगा कि जो आपका प्रतिद्वंदी है वो भयभीत हो जाएगा. यहाँ एक शब्द है डिटरिंग, इसका मतलब क्या होता है? भयभीत हो जाना. ओपोनेंट मतलब आपके अगेंस्ट में जो है, मतलब सोचा गया था कि अगर बहुत ज़्यादा हथियार होंगे तो लोग डरेंगे. फार फ्रॉम सिक्योरिंग पीस दीज वेपन्स हैव मेड द वर्ल्ड अ डेंजरस प्लेस टू लिव इन. अब शांति की बात तो छोड़िए, ये जो हथियार बनाए गए इसके वजह से ये दुनिया एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे रहना बहुत ही खतरनाक है. Nuclear and other dangerous weapons threaten the very survival of mankind. अब देखिए जो परमाणु हथियार हैं, जो खतरनाक हथियार हैं, उससे इतना खतरा पैदा हो गया है कि मानवता इस दुनिया में रहेगी भी कि नहीं. If full-fledged nuclear war breakouts, it is not only the population of the warring countries that would die, but also the rest of the population spread over the globe would suffer. अगर मान लीजिए पूरी तरह से
न्यूक्लियर वॉर, परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो जो देश लड़ रहे हैं उनके तो पूरा का पूरा उनका जनसंख्या खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया में जो दूसरे लोग हैं उन पर भी असर पड़ेगा. Those who survive the nuclear war would die a slow and painful death. अब वो लोग जो कि न्यूक्लियर वॉर से बच जाएंगे, परमाणु युद्ध से बच जाएंगे, वो आस्ते आस्ते मरेंगे और बहुत ही तकलीफ वाली मौत होगी उनकी. Thus, the preservation of life on the planet is the first and foremost consideration for disarmament. इसलिए इस ग्रह में अगर जिंदगी बचाना है तो सबसे पहले इस ग्रह में आपको जो हथियार हैं उनको खत्म करना होगा. Equally important, disarmament offers the possibility of diverting huge funds from the arms production for improving the living condition of the poor and needy people of the world. अब इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर हथियारों में पैसा ना लगाए तो वो जो पैसा बचेगा वो पूरा का पूरा पैसा आप गरीबों के ऊपर लगा सकते हैं. इस दुनिया में जो लोग ज़रूरतमंद हैं आप उनके ऊपर लगा सकते हैं. राइट फ्रॉम द इंसेप्शन द यूनाइटेड नेशंस हैज़ टेकन एक्टिव इंटरेस्ट इन डिसआर्मामेंट. अब देखिए, जब से यूनाइटेड नेशन बना तब से वो हथियारों को हटाने के लिए काम कर रहा है. इस चीज़ पर वो रुचि ले रहा है. इंसेप्शन मतलब आरंभ होना, प्रारंभ होना, शुरुआत होना. सेवरल डिसआर्मामेंट ट्रीटीज रिजल्टेड फ्रॉम यूएन एफर्ट्स. बहुत सारे डिसआर्मामेंट के संधि आए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से. सम ऑफ देम आर नो डाउट कंट्रोवर्शियल. अब देखिए, इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी मुद्दे आए जिन पर बहुत सारे विवाद हुए. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन NPT ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑफ 1968. अब देखिए, जो एक संधि लाई गई, यहाँ पे एक वर्ड है प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? प्रसार. तो उदाहरण के रूप में जो नॉन प्रोलिफरेशन की लाई गई ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स का, उसके ऊपर विवाद हुआ. दिस ट्रीटी रिक्वायर्ड नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स not to acquire nuclear weapons while leaving the nuclear weapon powers free to increase their stock. अब देखिए समस्या क्या आया. जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है वो तो अगर चाहे तो अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ाता रहे, लेकिन जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकता. इसलिए बहुत विवाद हुआ. Many countries like India refused to sign the treaty to protest against the discrimination. बहुत सारे देश जैसे भारत भी इस संधि को, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि ये भेदभाव था. अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना है तो सब जगह से ख़त्म करो. और अगर आप ये कहते हो कि कुछ देश इस्तेमाल कर सकता है और कुछ देश इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो ये गलत है. द UN जनरल असेंबली convened 3 special sessions to focus world attention to the need for disarmament. अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का जो सभा है वो 3 विशेष सत्र, स्पेशल सेशंस बुलाया ताकि हथियारों को हटाने का, कम करने की जो ज़रूरत है उस पर बात हो. Those sessions mobilized world opinion to press reduction of nuclear and conventional weapons. अब देखिए, ये जो सेशन हुआ इसमें क्या हुआ कि जो सदस्य आए देश, वो इस बात को लेकर बोले कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, उसको कम करना है. बट नो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स वर एविडेंट बिकॉज कोल्ड वॉर टेंशंस. लेकिन कोई भी स्थायी रूप से निर्णय नहीं आया क्योंकि उस समय शीत युद्ध का तनाव चल रहा था. The ending of the Cold War raised hopes of serious moves to control and reduce nuclear and other weapons of mass destruction, WMDS. अब देखिए, शीत युद्ध खत्म होने के बाद ये आशा हुई कि कुछ काम किया जाएगा, कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि ये जो परमाणु हथियार हैं, जो दूसरे हथियार हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है, उन पर नियंत्रण किया जाएगा या उन्हें कम किया जाएगा.
The General Assembly adopted a text of resolution of the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) in September 1996. अब देखिए जो UN का जनरल असेंबली है वो क्या किए, वो एक रिजोल्यूशन लाए जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT लाया गया सितंबर 1996 में. The chances of CTBT coming into force are considered remote because many countries, including India, described it a defective treaty and refused to sign it until the 5 nuclear powers had disarmed. अब देखिए ये जो समझौता लाया गया, ठीक है, CTBT का, इसको बहुत सारे जो देश हैं वो इसको बोल दिए कि ये नहीं माना जाएगा. भारत भी इसके खिलाफ हो गया. भारत का कहना था और भी जो दूसरे देश थे जो इसके खिलाफ थे उनका कहना था कि यह जो समझौता है यह सही नहीं है. तब तक इसमें हम लोग साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक 5 जो न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर दें. ऐसा नहीं होगा कि कुछ देश के पास परमाणु हथियार रहे और बाकियों के पास नहीं रहे. अगर रहेगा तो फिर भाई सबके पास रहे, और अगर नहीं रहेगा तो जिनके पास अभी है उनको पहले कहा जाए कि वो अपने हथियार को नष्ट करें. On the positive side, UN efforts in disarmament led to banning of landmines in 1997 and prohibition and destruction of existing stock of chemical weapons under international supervision 1993. अब देखिए इसका कुछ सकारात्मक दृष्टि भी आया. जो संयुक्त राष्ट्र प्रयास कर रहा था हथियारों को हटाने का, तो इससे 1997 में लैंडमाइन का इस्तेमाल पूरा बंद हो गया. साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जो केमिकल वेपन्स थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय देख रेख में 1993 में पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया गया. UN also made progress in actually removing several lakhs of landmines in Asia and Africa, supervising elimination of existing stock of chemical weapons. अब देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है वो बहुत अच्छा काम किया. वो लाखों लैंडमाइंस एशिया से, अफ्रीका से उसको हटाया. साथ ही साथ वो इस बात को ध्यान दिया कि उसके नज़र में रह कर जो केमिकल वेपन्स का स्टॉक है उसको भी ख़त्म किया जाए. Also, UN played its parts in destruction of chemical and biological weapons of Iraq in 1990s. 1990 में जो केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल किया गया था उसको भी संयुक्त राष्ट्र खत्म किया. इराक में जो इस्तेमाल किया गया था. What you have learned, आपने क्या सीखा अभी जो आप लाइन से इतना पढ़े वीडियोस, ठीक है, ये बहुत बड़ा वीडियो था, इसको आप जो पूरा पढ़े तो पढ़ के आप क्या सीखे. वर्ल्ड पीस इज द टॉप मोस्ट एम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. संयुक्त राष्ट्र जो है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो क्या है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे. द यूनाइटेड नेशंस कंटिन्यूज टू टेक अप वेरियस एक्टिविटीज टू इट्स एंड दिस एंड. अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है वो बहुत सारे काम करता है ताकि पूरे देश में, पूरे दुनिया में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे. The United Nations has offered its service as a mediator in dozens of conflicts, sometimes successfully and other times not so successfully. अब जो संयुक्त राष्ट्र है ये बहुत बार एक मध्यस्थ के रूप में काम किया है जब देशों के बीच में विवाद हुए. बहुत बार संयुक्त राष्ट्र की जो मध्यस्थता है वो कामयाब रही और बहुत बार यह कामयाब नहीं रही. The United Nations has always preferred to try first non-binding persuasive method to keep peace among nations. अब देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है ये हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वह किसी भी देश पर दबाव नहीं डालेगा, ठीक है, और पूरे देश पर, पूरे राष्ट्र पे, पूरे दुनिया पर शांति बनाने की कोशिश जारी रहेगी. It does not mean that United Nations cannot do so or has not done anything in case countries ignore the advice of the United Nations and became a threat to the world peace. ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र किसी पर दबाव नहीं डाल सकता या वो ऐसा कभी किया नहीं है. अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई देश दुनिया के खिलाफ काम कर रहा है या संयुक्त राष्ट्र के सुझाव को नहीं मान रहा है तो फिर उसके खिलाफ काम किया गया.
The goal of world peace is so important for the United Nations that the founders did not hesitate to empower this organization to use military force to stop and reverse foreign invasions against any member country. अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के लिए विश्व शांति का जो उद्देश्य है उनका, ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो लोग यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र को बनाए हैं वो थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं सेना का इस्तेमाल करने के लिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मान लीजिए कोई उनके सदस्य देश हैं, उनके ऊपर कोई विदेशी लोग या विदेशी देश, दूसरा देश अगर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र सेना भेजते हैं ताकि परिस्थिति को पहले जैसे किया जा सके और शांति बनाई रह सके। मोर देन any other activity of the United Nations, peacekeeping is the truly remarkable contribution towards world peace. अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र बहुत सारे काम करता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो उसका योगदान रहा है दुनिया के शांति पे, विश्व शांति पे, वो उसका पीस कीपिंग एक्टिविटी रहा है। शांति बनाए रखने की जो उनकी गतिविधियां हैं वो। This important activity in fact was not anticipated when the United Nation was founded. लेकिन ये जो महत्वपूर्ण गतिविधि है ये जब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया था तब नहीं सोचा गया था। However, UN used with this technique right from the beginning of its existence. हालांकि जब से संयुक्त राष्ट्र बना तब से वह इसका इस्तेमाल कर रहा है और पूरे दुनिया में शांति बनाने की कोशिश जारी रख रहा है। Some of the peacekeeping operations were very successful while other faced difficulties. अब कुछ जो शांति बनाए रखने का जो काम किए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वो बहुत कामयाब रहा और कुछ चीज़ों में काफ़ी समस्याएं आईं। Right from the inception, the United Nations has taken active interest in disarmament. जब से संयुक्त राष्ट्र बना तब से वो बहुत सारे कार्य किए ताकि इस दुनिया से जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल ख़त्म किया जाए, हथियार कम किया जाए। Several disarmament treaties resulted from UN efforts. बहुत सारे हथियार हटाने के समझौते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, ऊपर नंबर दिया गया है, इसमें मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप, हाइक, टेलीग्राम, आप उसमें मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, हेल्प मिलेगा। नीचे कमेंट में मैसेज कीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सही ट्यूशन नहीं है। तो अगर आप ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं तो हमारे वीडियो से पढ़ाइए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जितना हो सके लोगों तक वीडियोस पहुंचाइए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ट्यूशन सेंटर्स में सबको बताइए कि ऐसा एक चैनल है जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमारे चैनल में 20 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, 20+ सब्जेक्ट्स, स्पोकन इंग्लिश के भी वीडियोज़ मिलेंगे। और आपको हमारे वीडियो से पढ़कर फ़ायदा हो रहा है तो हमारे नंबर पर 9051378712 इसमें आप पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे, इसके माध्यम से हमें कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं नए तरीके लाएं, फेस टू फेस आपको पढ़ाएं। उसके लिए नया टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तो अगर आप हमारा मदद करना चाहें तो आप ज़रूर मदद करें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, नीचे कमेंट करें और ऊपर जो नंबर है उसमें मैसेज करें। जल्द से जल्द आपको हमारा टीम रिप्लाई करेगा। तो अपना साथ बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।